तो अब हम पढ़ेंगे सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में। तो काफी तरह के सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं, जिसकी गोल्जी apparatus, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम। तो ये सब काफी तरह के होते हैं और इन सब के अलग अलग काम होते हैं। तो अब हम देखेंगे क्या क्या काम होते हैं किस किस के। एवरी सेल हैज अ मेम्ब्रेन अराउंड इट टू कीप इट्स कंटेंट सेपरेट फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ठीक है, तो ये तो हम पढ़ चुके हैं कि सारे जितने भी सेल होते हैं सबके पास अपनी सेल मेम्ब्रेन होती है, जिससे उसका जो भी अंदर की चीजें हैं सब बाहर की चीजों से अलग रहे। ठीक है, तो जो बड़े बड़े ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको क्या चाहिए, उनको बहुत ज्यादा डिविजन ऑफ लेबर चाहिए। हमने डिविजन ऑफ लेबर पढ़ा था ना पहले, कि काम डिवाइड हो। उनको बहुत सारे स्ट्रक्चर्स चाहिए, उनको बहुत सारे अलग अलग काम करने वाले स्ट्रक्चर चाहिए, जिससे उनके जितने भी काम है, ठीक है, वो सारे हो सके। तो ये जो सेल्स होते हैं इनमें छोटे छोटे ऑर्गेनेलीज होते हैं जिनके पास भी मेम्ब्रेन्स होते हैं। ठीक है, यही डिफरेंस होता है यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल में। और ये जो ऑर्गेनेलीज होते हैं सिर्फ आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। तो ये जो सारी बातें हैं ये इसके पिछले वाले वीडियो में हम कर चुके हैं। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल्स हैं सेल ऑर्गेनेलीज के जिनके बारे में हम बात करेंगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी apparatus, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, इन सब के बारे में हम आगे बात करेंगे। और ये 5 जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी सेल के लिए, चाहे वो यूनिसेलुलर हो, मल्टीसेलुलर हो या कोई भी ऑर्गेनिज्म। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको शॉर्ट में ER भी बोलते हैं। तो ER क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। ठीक है, एक सेल में जो चीजें हैं वो एक जगह से दूसरी जगह कैसे पहुंचेंगी, न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन, पानी, ये सब चीजें एक जगह से दूसरी जगह कैसे पहुंचती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू। ठीक है, इज अ लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स। ठीक है, ट्यूब्यूल्स होती है ऑब्लोंग बैग्स। ऑब्लोंग का मतलब क्या होता है, लंबे, ऐसे। ठीक है, तो इस तरह से बैग्स होते हैं, वेसिकल्स होते हैं। ठीक है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसा होता है। जो भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन था, फ्लेक्सिबल था प्लाज्मा मेम्ब्रेन, याद है, और परमिएबल था, सिलेक्टिवली परमिएबल था। तो वो सारी चीजें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी अप्लाई होती है। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 टाइप्स का होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि RER, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि SER। जो RER है वो रफ दिखता है माइक्रोस्कोप में, क्यों? ठीक है, ये क्वेश्चन आता है क्योंकि उस पे क्या होता है, राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं। अब राइबोसोम्स क्या होता है, फॉर एग्जांपल ये मेरा RER है, तो उस पे ऐसे छोटे छोटे राइबोसोम्स चिपके होंगे इसकी सरफेस। ठीक है, राइबोसोम्स क्या होता है, राइबोसोम्स भी एक तरह के ऑर्गेनेलीज होते हैं, और वो क्या, उनका काम क्या होता है, प्रोटीन मैन्युफैक्चर। वो अलग अलग तरह के प्रोटीन्स बनाते हैं सेल के। वो यही प्रोटीन बनाते हैं, यही से ER में चले जाते हैं और ER पूरे सेल में भेज देता है। ठीक है, तो ये RER की बात है। अब आओ SER। SER क्या करता है, SER फैट मॉलिक्यूल्स मैन्युफैक्चर करता है। ठीक है, लिपिड्स और फैट्स, ये दोनों सेल को चाहिए होते हैं। जैसे RER पे प्रोटीन मैन्युफैक्चर होता है, ऐसे SER पे फैट मॉलिक्यूल या लिपिड मैन्युफैक्चर होता है। ठीक है, अब ये लिपिड्स और प्रोटीन्स कहाँ यूज होते हैं, ये यूज होते हैं सेल मेम्ब्रेन बनाने में, और भी कई जगह यूज होते हैं, बट सेल मेम्ब्रेन बनाने के प्रोसेस को प्रोटीन्स और लिपिड्स यूज करके, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, बायोजेनेसिस। तो ये टर्म है एक, इसकी डेफिनेशन यहाँ से देखना, building the cell membrane using proteins and lipids is called biogenesis. ठीक है, जो कुछ ये जो इतने सारे लिपिड्स और प्रोटीन्स बनाते हैं उसमें से कुछ बायोजेनेसिस में जाते हैं और कुछ एंजाइम्स और हार्मोन्स में जाते हैं। ठीक है, ये अलग अलग तरह के फ्लूइड्स होते हैं जो सेल के फंक्शनिंग में मदद करते हैं, सेल के काम में एंजाइम्स और हार्मोन्स मदद करते हैं। ER भले ही हर सेल में अलग दिखता हो, लेकिन इसका काम हमेशा सेम होता है, एक नेटवर्क बनाना। याद है जो पहले वीडियोस है उनमें हमने पढ़ा था कि जो भी सेल है, किसी भी चीज का सेल है, उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो हमेशा सेम रहता है ना। तो यही चीज है, उसमें भी हर सेल में ER होगा, उसका काम यही होगा भले वो दिखे अलग। ठीक है, तो ER का काम क्या है, एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करना, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स, किससे, साइटोप्लाज्म के एक रीजन से दूसरे रीजन या फिर साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच।
ठीक है, तो ये इसका काम है पहला, एक नेटवर्क प्रोवाइड करना। दूसरा काम क्या है इसका, अपनी सरफेस देना प्रोटीन मैन्युफैक्चर के लिए। जैसे हमने देखा था इसके सरफेस पर राइबोसोम्स थे और वो प्रोटीन्स बना रहे थे। ठीक है, तो चौथा काम क्या है ईआर का, तीसरा काम क्या है ईआर का, डिटॉक्सिफाई, इसका तीसरा काम। इसका एग्जांपल है कि जो लिवर सेल्स होते हैं, ठीक है, लिवर सेल्स में पॉइजन्स और ड्रग्स को डिटॉक्सिफाई करने में एसईआर मदद करता है। ठीक है, तो इसके 3 काम है, ये हमें याद रखने। अब आते हैं गोल्जी एपैरेटस। देखो गोल्जी एपैरेटस का क्या काम होता है, इसका काम भी कुछ ईआर जैसा ही होता है पर थोड़ा अलग होता है। ठीक है, ये भी एक सिस्टम बनाता है मेम्ब्रेन्स का, ये भी एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बनाता है। ठीक है, इसमें भी मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स होते हैं, पर इसका ना स्ट्रक्चर थोड़ा अलग होता है। इसके वेसिकल्स ऐसे ऑब्लॉन्ग होते हैं, बैग लाइक, और ऐसे साइड साइड पे रखे हुए होते हैं। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, सिस्टर्न बोलते हैं एक को। ठीक है, ये जो मेम्ब्रेन्स होती है ईआर से कनेक्टेड होती है और आपस में कनेक्टेड होती है, और ये भी क्या एक सेलुलर मेम्ब्रेन सिस्टम प्रोवाइड करती है, एक सिस्टम प्रोवाइड करती है सेल के एक पार्ट से दूसरे पार्ट की तरफ। अब इसका मेजर काम क्या है, हमने कहा था थोड़ा थोड़ा ईआर जैसा है पर थोड़ा अलग है, तो ये इसका मेजर काम। जो भी चीजें मटेरियल्स ईआर में या ईआर के पास सिंथेसाइज होती है, बनती है, ठीक है, उसको पैक करना, उसको एक जगह पे रखना और उसको अलग अलग पार्ट्स में भेजना कि ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, ये काम है गोल्जी एपैरेटस का। इसके अलावा ये चीजें स्टोर भी करता है, जो एक्स्ट्रा चीजें होती है। ठीक है, स्टोर करने के बाद हो सकता है चीजों को बदले भी, मॉडिफिकेशन मतलब बदलना, और फिर पैकिंग, उनको भेजना पैकेट्स में कि इतना यहाँ जाएगा, इतना यहाँ जाएगा, ये सब इसका काम। अभी जो मॉडिफिकेशन वाली चीज है, इसका एग्जाम्पल है कि जब आप गोल्जी अपैरेटस में जब स्टोर होते हैं सिंपल शुगर्स, तो कभी कभी गोल्जी अपैरेटस उन पे काम करके उन्हें कॉम्प्लेक्स शुगर्स में बदल देते। ठीक है, इस सब के अलावा, ये सब चीजों से डील करने के अलावा इसका एक काम होता है कि ये लाइसोसोम्स बनाते हैं। ठीक है, लाइसोसोम्स हम आगे बढ़ेंगे क्या होते हैं, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है लाइसोसोम्स बनाना, क्योंकि लाइसोसोम्स भी क्या है, एक दूसरे ऑर्गेनेल्स और बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। चलो अब लाइसोसोम्स के बारे में पढ़ते हैं। लाइसोसोम्स में क्या होता है, लाइसोसोम्स एक जगह है जहाँ पे डाइजेस्टिव एंजाइम स्टोर होते हैं। ठीक है, जो भी एंजाइम्स डाइजेशन के लिए जो भी लिक्विड चाहिए, फ्लूइड्स चाहिए, आरईआर में बनते हैं और वो लाइसोसोम्स में स्टोर किए जाते हैं। ठीक है, तो एक तरह से वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम हो गया। वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम मतलब यहाँ से जो भी सेल का जितना भी वेस्ट है वो यहाँ आता है। ठीक है, लाइसोसोम उस पे अपने लिक्विड्स, अपने फ्लूइड्स छिड़कता है, अपने डाइजेस्टिव एंजाइम्स डालता है और फिर वो सब चीजों को ब्रेक डाउन कर देता है। जो भी चीजें थी वो उन एंजाइम्स की मदद से ब्रेक डाउन हो जाती है, डिग्रेड हो जाती है, ठीक है, डाइजेस्ट हो जाती है, और इस तरह से क्या होता है, सेल क्लीन रहता है और सब चीजें ठीक हो जाती है। इसके अलावा वेस्ट मटेरियल के अलावा फॉरेन मटेरियल्स, जो भी ऐसी चीजें जो भी बाहर से अंदर आ गए गलती से, सेल को नहीं चाहिए, ठीक है, उस सब के संग भी सेम चीज करता है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपल सब्सटेंसेस में ब्रेक करता है। क्यों करवाता है ये सब, क्योंकि इसके पास क्या होता है, पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं केपेबल ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑल ऑर्गेनिक मटेरियल। तो इसके पास इतने बढ़िया डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं कि ये किसी भी ऑर्गेनिक मटेरियल को, किसी भी उसको ब्रेक कर सकता है। ठीक है, अब जो यहाँ से दिया हुआ है काफी इम्पोर्टेंट है, इसके ऊपर वाला भी इम्पोर्टेंट था, बट ये वाला क्वेश्चन पे आता है कि व्हाई इज लाइसोसोम नोन एज द सुसाइड बैग ऑफ द सेल। क्यों कहते हैं इसको सुसाइड बैग, क्यों कहते हैं लाइसोसोम को? ठीक है, क्वेश्चन का मतलब ये है। तो क्वेश्चन का आंसर ये है कि इसके पास इतने अच्छे डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, कभी कभी क्या होता है, अगर सेल खराब हो जाए, ठीक है, कुछ प्रॉब्लम हो जाए, कोई ऑर्गेनेलिस खराब हो जाए, सेल मेम्ब्रेन खराब हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो लाइसोसोम क्या करता है, लाइसोसोम फट जाता है और अपने जो भी एंजाइम्स हैं पूरे सेल में बिखेर देता है। ठीक है, उससे क्या होता है, वो जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स है वो अपने ही सेल को डाइजेस्ट कर लेते हैं। तो ये क्या हो गया, अपने आप को ही डाइजेस्ट कर गया,
इसलिए इसे क्या बोलते हैं, सुसाइड बैग. When the cell gets damaged, lysosomes may burst and enzymes digest their own cell. अपने सेल को वो डाइजेस्ट कर लेते हैं, इसको बोलते हैं सुसाइड बैग. अब नेक्स्ट आता है माइटोकॉन्ड्रिया. ये जो लाइन है, माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल. इसका मतलब है, पावर हाउस का मतलब होता है बिजली का घर. ठीक है, तो जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है वो ऐसी जगह है जहाँ पे सारी एनर्जी बनती है. अब एनर्जी बनती का क्या मतलब है, एनर्जी मतलब कैसे बनती है. तो एनर्जी की जो जो एटीपी होता है ना, एनर्जी एटीपी की फॉर्म में बनती है. एटीपी की फुल फॉर्म होते हैं एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और इसको बोलते हैं एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल. ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, जो एनर्जी है वो एटीपी की फॉर्म में हमेशा होती है. ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, एटीपी बनाता है. इसकी जो आउटर में, इसके पास भी दो मेम्ब्रेन्स होती है, जैसे न्यूक्लियस के पास दो मेम्ब्रेन्स थी ना. माइटोकॉन्ड्रिया बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक सेल के लिए. तो इसके पास भी दो मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होते हैं. तो इसकी जो बाहर वाली मेम्ब्रेन होती है वो कैसे होती है, इसमें पोर्स होते हैं. ठीक है, और अंदर वाली मेम्ब्रेन में फोल्ड्स होते हैं. अब फोल्ड्स क्यों होते हैं, इसका भी रीजन है. फोल्ड्स इसलिए होते हैं, जब फोल्ड्स होंगे तो मतलब बहुत ज्यादा सरफेस इंक्रीज होगी, और जितनी ज्यादा सरफेस होगी उतनी ज्यादा केमिकल रिएक्शंस होंगी, और जितनी ज्यादा केमिकल रिएक्शंस होगी उतनी ज्यादा क्या बनेगा, एटीपी बनेगा. तो इसलिए इसमें फोल्ड्स होते हैं. ठीक है, अब ये जो एटीपी है इसी को यूज करके सारा काम होता है. तो ये माइटोकॉन्ड्रिया सेल के लिए एटीपी बनाता है, एनर्जी बनाता है. अब माइटोकॉन्ड्रिया में अलग क्या बात है बाकी ऑर्गेनेलीज से, इसके पास अपना खुद का डीएनए होता है और खुद के राइबोसोम्स होते हैं. ये सेल का भी यूज करते हैं, बट इनके पास अपना खुद का डीएनए होता है और अपने खुद के राइबोसोम्स होते हैं. ठीक है, तो अपना खुद का प्रोटीन भी बना सकते हैं. ठीक है, और इनके पास डबल लेयर मेम्ब्रेन होती है. जो अब आते हैं प्लास्टिड्स. जो प्लास्टिड्स है वो खाली प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं. प्लास्टिड्स का बेसिक काम होता है चीजें स्टोर करना. ठीक है, प्लास्टिड्स दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं क्रोमोप्लास्ट और एक होते हैं ल्यूकोप्लास्ट या ल्यूकोप्लास्ट. जो क्रोमोप्लास्ट होते हैं, क्रोम मतलब कलर, वो कलर्ड होते हैं, उसमें कलर्ड मटेरियल्स, उसमें कलर्ड फ्लूइड स्टोर होते हैं. और जो ल्यूको या लूसोप्लास्ट होते हैं वो कैसे होते हैं, वो व्हाइट या कलरलेस होते हैं. तो उसमें व्हाइट या कलरलेस लिक्विड्स या एंजाइम्स या जो भी स्टोर करना है वो मटेरियल स्टोर होते हैं. ठीक है, क्रोमोप्लास्ट का एक एग्जाम्पल है क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, वो प्लास्टिड्स या वो क्रोमोप्लास्ट जिसमें क्लोरोफिल स्टोर होता है. ठीक है, तो दो तरह के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट. क्रोमोप्लास्ट का एक टाइप होता है क्लोरोप्लास्ट जिसमें क्लोरोफिल स्टोर होता है. अब क्लोरोप्लास्ट में ऑरेंज और येलो कलर के पे मटेरियल्स हो सकते हैं, जरूरी नहीं है सिर्फ क्लोरोफिल. ठीक है, जो ल्यूकोप्लास्ट होते हैं उनमें क्या स्टोर होता है, स्टार्च, ऑयल, प्रोटीन. ठीक है, ये सब स्टोर होता है ल्यूकोप्लास्ट में. अब इसका स्ट्रक्चर हम थोड़ा डिस्कस करेंगे, क्लोरोप्लास्ट का डिस्कस कर रहे हैं. इसमें बहुत सारी मेम्ब्रेन लेयर्स होती है. ठीक है, ऐसे लेयर्स होती है, इसको बोलते हैं स्ट्रोमा. इस स्ट्रोमा के अंदर यहाँ बीच बीच में प्लास्टिड्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, जो इनका स्ट्रक्चर है वो माइटोकॉन्ड्रिया जैसे होता है कि दो लेयर्स होंगी. और ठीक है, जो भी ऊपर हमने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ा था, राइबोसोम्स खुद के, ये सब चीजें होती है इसकी, खुद के राइबोसोम्स, खुद के डीएनए, पूरा स्ट्रक्चर माइटोकॉन्ड्रिया जैसा होता है. बस ये थोड़ा अलग है, तो ये चीज याद रखना, स्ट्रोमा, स्ट्रोमा के अंदर, स्ट्रोमा के ऊपर बीच बीच में प्लास्टिड. ठीक है, तो ये हो गया प्लास्टिड. अब आते हैं वैक्यूल्स. जो वैक्यूल्स होते हैं वो भी स्टोरेज के लिए यूज होते हैं. ठीक है, अब डिफरेंस क्या है, जो प्लास्टिड्स में जो स्टोर होती है चीजें, वो ऐसी चीजें स्टोर होती है जो हमें तुरंत चाहिए, रोज चाहिए होंगी. ठीक है, वैक्यूल्स में जो चीजें स्टोर होती है वो थोड़े लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर होती है. तो वैक्यूल्स जो एनिमल्स में होते हैं उनका साइज छोटा होता है, और जो प्लांट्स में होते हैं उनका साइज बड़ा होता है. प्लांट्स में कभी कभी वैक्यूल्स का साइज 50 to 90% होता है. मतलब अगर सेल इतना बड़ा है तो उसमें वैक्यूल
इतना बड़ा होगा प्लांट सेल्स में और हैज न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है और एनिमल्स में ये काफी छोटे होते हैं। ऐसा क्यों होता है? वैक्यूल्स प्लांट सेल्स में बड़े क्यों होते हैं? क्योंकि उसमें क्या भरा होता है? सेल सैप भरा होता है। ठीक है, सेल सैप से क्या होता है? उसको टर्जिडिटी मतलब उसको मजबूती मिलती है, तो इसको वो अपने खुद से खड़ा हो सकता है, इतनी मजबूती मिलती है सेल। ठीक है, many substances of importance in the life of the plant cell are stored in vacuoles। तो vacuoles में लंबे समय के लिए, पूरी लाइफ के लिए आप चीजें स्टोर कर सकते हो। इसमें क्या क्या आता है? अमीनो एसिड्स, शुगर्स, प्रोटीन्स, कुछ भी स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, जो अमीबा होता है वो तो एक ही ऑर्गेनिज्म है, तो उसमें फूड वैक्यूल में क्या स्टोर होता है? फूड स्टोर होता है। ठीक है, ये वैक्यूल का एग्जाम्पल है कि अमीबा में फूड, वैक्यूल में फूड स्टोर होता है। कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में स्पेशलाइज्ड वैक्यूल, स्पेशलाइज्ड का मतलब वही सबका अलग अलग काम, अलग अलग तरह के वैक्यूल्स होते हैं जो अलग अलग तरह की चीजें स्टोर करते हैं। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन। कैन यू नेम टू ऑर्गेनेलीज वी हैव स्टडीड दैट कंटेन देयर ओन जेनेटिक मटेरियल? देखो इसमें एक तो था माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, और एक प्लास्टिड्स। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था, यहाँ पे देखो देखो माइटोकॉन्ड्रिया एबल टू, देखो माइटोकॉन्ड्रिया के पास क्या अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम, और प्लास्टिड्स में हमने पढ़ा था इसके पास भी नीचे था। If the organization of a cell is destroyed due to some physical or chemical influence, what will happen? ठीक है, इसका और why are lysosomes known as suicide bags, इसका, इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो ये भी मैंने सुसाइड बैग काफी डिटेल में डिस्कस करा था, वहां से देख लेना। Where are proteins synthesized inside the cell? राइबोसोम्स में। तो इतना हो गया। अब नेक्स्ट